नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे, भले होंगे, मस्त होंगे। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं CDP सीटेट के लिए। CDP स्टार्ट किया है मैंने, इसके बाद और टॉपिक भी लेकर आऊँगी। अभी मेरा EVS का थोड़ा सा हुआ है, 2-4 लेसन, 2-4 वीडियो और CDP स्टार्ट है। और हमारे चैनल पर हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, हिंदी व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, और सारे वीडियो हमारे फ्री हैं। हमने जितना वीडियो पढ़ाया है सारा अपलोड है, मैंने एक भी वीडियो यूट्यूब से हटाया नहीं है। और ऐसे ही सारे वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छा करने की कोशिश करूं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये है मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न हमने लाया है यहाँ पर। आकलन और मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 1, आकलन असेसमेंट मूल्यांकन की क्या है? संक्षिप्त प्रक्रिया है, विस्तृत प्रक्रिया है, बहुआयामी प्रक्रिया है, संकल्पना है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 संक्षिप्त प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, मूल्यांकन शिक्षण एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए किस प्रकार का कार्य करता है? नंबर 1 पुनर्बलन का, नंबर 2 समावेशन का, नंबर 3 अधिगम का, नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। किसका करता है? नंबर 1 पुनर्बलन का। क्वेश्चन नंबर 3, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस लाने पर अपने विद्यार्थियों से के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है, किस ओर? सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन। क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 1 सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में से कौन से अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? क्या है? नहीं है। नंबर 1 यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। नंबर 2 इसमें सूचना को सामान्य रूप से अंकों तथा ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है। नंबर 3 इसमें सूचना अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है। नंबर 4 इसमें सूचना छात्रों के द्वारा स्वयं एकत्रित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4 इसमें सूचना छात्रों के द्वारा स्वयं एकत्र की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 वह मूल्यांकन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देशों के आधार पर तो किया जाता है, किंतु परिषद बोर्ड स्तर पर नहीं कहलाता। क्या? नंबर 1 विद्यालय का आधारित मूल्यांकन, नंबर 2 निरीक्षण, नंबर 3 अवलोकन, नंबर 4 व्यापक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 6 अधिगम के अच्छे मूल्यांकन के मानदंड हैं। ये नंबर 1 ये युक्ति संगत होते हैं, नंबर 2 ये विश्वसनीय होते हैं, नंबर 3 ये तुलनीय होते हैं, नंबर 4 उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 आजकल विद्यालय आधारित मूल्यांकन की चर्चा की जाती है। इसके अंतर्गत अध्यापकों को विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से
क्या जानने का अवसर प्राप्त होता है? नंबर ए, वे क्या सीखते हैं? नंबर बी, वे क्या सोचते हैं? नंबर सी, वे कैसे सीखते हैं? तो इसमें कौन सा राइट है? केवल ए, केवल बी और सी, केवल ए और सी, तो या ये सभी? तो ये सभी राइट हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक उद्देश्य नहीं है? क्या नहीं है? A1, बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना। नंबर 2, विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना। नंबर 3, छात्रों की प्रवीणता के निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेडों का प्रयोग। नंबर 4, निदान एवं उपचार के साधन की व्यवस्था करना। क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 9, विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है, क्या होता है? बहुआयामी, एकल आयामी, संकीर्ण, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन नंबर 1, बहुआयामी। क्वेश्चन नंबर 10, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या है? नंबर 1, एक बार में के कार्यक्रम के बदले निरंतर मूल्यांकन। नंबर 2, छात्रों के शैक्षिक एवं सहशैक्षिक पक्षों की किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। नंबर 3, छात्रों की ज्ञान समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन। नंबर 4, छात्रों की याद करने की क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। छात्रों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना। क्वेश्चन नंबर 12, पढ़ाई के दौरान सफल होने वाले विद्यार्थियों का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस प्रणाली के तहत होता है? नंबर 1, रचनात्मक मूल्यांकन। नंबर 2, योगात्मक मूल्यांकन। नंबर 3, निदानात्मक मूल्यांकन। नंबर 4, उपचारात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11 का मैंने क्या बताया था? क्वेश्चन नंबर 11 का भी 3 है। अध्यापक एवं अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना, क्योंकि ये नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर 12 का भी 3 है, निदानात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन सत्र की समाप्ति के बाद होता है? नंबर 1, योगात्मक मूल्यांकन। नंबर 2, रचनात्मक मूल्यांकन। नंबर 3, निदानात्मक मूल्यांकन। नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन नंबर 1, प्रयोगात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 14, मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? 1, छात्रों की फीडबैक उपलब्ध करना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। नंबर 2, छात्रों के बीच तुलना करना। नंबर 3, छात्रों के बारे में नकारात्मक बयान देना। नंबर 4, विद्यार्थियों को मंद, कमज़ोर, बुद्धिमान आदि के रूप में वर्गीकृत करना। सीधे गलत है, वर्गीकृत तो हमें करना ही नहीं है।
और क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। छात्रों की को फीडबैक के उपलब्ध करना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। क्वेश्चन नंबर 15, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या सत्य नहीं बताना है, असत्य बताना है। नंबर 1, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के सतत और आवधिक मूल्यांकन का ध्यान रखा जाता है। नंबर 2, व्यापक संगठक में विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक और इसके अलावा सह शैक्षिक पहलुओं का निर्धारण शामिल है। ऑप्शन नंबर 3, इसमें छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। नंबर 4, इसमें मूल्यांकन की बहुविधि तकनीकों का उपयोग अनौपचारिक रूप से किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उपकरण या साधन है? नंबर 1, निरीक्षण। नंबर 2, प्रश्नावली। नंबर 3, जांच सूची। तो कौन सा सही है? केवल ए, केवल बी, केवल सी या उपरोक्त में से सभी? क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 17, पारंपरिक बाह्य परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है? नंबर 1, क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन से बच्चे की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। नंबर 2, क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन वर्ष के अंत में एक बार होता है जिससे छात्रों को सुविधा होती है। नंबर 3, क्योंकि विद्यालय आधारित परीक्षा में अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है। नंबर 4, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। कौन सा? 1 राइट है, क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्यापक एवं सतत मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से कार्य नहीं किया जाता? नंबर 1, इसमें परीक्षा परिणामों का विश्लेषण और व्याख्यान वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। नंबर 2, इसमें परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है। नंबर 3, इसमें बच्चों पर पढ़ने वाले दबाव को कम किया जाता है। नंबर 4, मूल्यांकन को व्यापक एवं नियमित बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। इसमें परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है। ये ऑप्शन गलत है और गलत ही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 19, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाता? वापस से नहीं पूछा है। नंबर 1, छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों के कौशल। नंबर 2, छात्रों के विभिन्न विषय में सफलता का स्तर। नंबर 3, छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति। नंबर 4, छात्रों के
व्यक्तिक कौशल, रुचि एवं अभिवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, ये जो है ये नहीं लिया जाता मूल्यांकन में और नहीं ही पूछा है, इसलिए ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षक को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन से कार्य नहीं करने चाहिए? नहीं पर ध्यान दो, नहीं करने चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 प्रत्येक विद्यार्थी की अनुक्रिया के बारे में संवेदनशील होना। नंबर 2 बच्चों की प्रगति के बारे में सूचना एकत्र करना। नंबर 3 विद्यार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना करना। यही गलत है, फिर भी देख लेते हैं फोर्थ भी। बच्चों की विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को अभिलेखबद्ध करना। तो क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, क्योंकि 3 रॉन्ग है और रॉन्ग ही राइट माना जाएगा क्योंकि इसने रॉन्ग ही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 21 सतत एवं मूल्यांकन की निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक विद्यार्थी के विभिन्न तथ्यों जैसे भाषा के प्रयोग, संवेदनात्मकता, खेल के दौरान व्यवहार इत्यादि को लिखता है एवं इस तरह एकत्र सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करता है? नंबर 1 जांच सूची, नंबर 2 प्रश्नावली, नंबर 3 परीक्षण, नंबर 4 साक्षात्कार। तो क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, जांच सूची। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन एक ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है? नंबर 1 संश्लेषण, नंबर 2 अनुक्रिया, नंबर 3 प्रत्यक्षीकरण, नंबर 4 ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, संश्लेषण। अब हम देखेंगे विगत वर्षों के क्वेश्चन। हमने यहाँ पर दोनों क्वेश्चन लिया है, कुछ नए क्वेश्चन लिया है और कुछ विगत वर्षों के मतलब PYQ भी लिया है। इसके पहले आए हुए परीक्षा में एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं सारे क्वेश्चन हमने उठाया है। क्वेश्चन नंबर 23 विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखो ये क्वेश्चन सीटेट जून 2011 में आया हुआ है। नंबर 1 सघन अभ्यास कार्य, नंबर 2 सभी पाठकों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, सभी पाठों को। नंबर 3 ये तो गलत ही होगा दूसरा, फिर भी देख लेते हैं आगे भी। विद्यार्थियों को और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। नंबर 4 समुचित उपचारात्मक कार्य। क्वेश्चन 23 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 24 क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। इसके पहले भी ये क्वेश्चन हमने देखा था, लेकिन ये PYQ है, इसके लिए वापस लिया है। ले जाती है और वापस लाने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है, किस ओर? सीखने के आकलन, सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। आकलन के लिए सीखना, आकलन के लिए सीखना, सीखने के लिए आकलन नहीं, आकलन के लिए सीखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 मूल्यांकन असेसमेंट का मूल उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये भी PYQ है, देखो 2011 में सीटेट में आया हुआ है। नंबर 1 विद्यार्थियों की उपलब्धि को मापना। नंबर 2 यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। नंबर 3 सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना चाहिए। नंबर 4 विद्यार्थियों को
की त्रुटियां निकालना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर 1 विद्यार्थियों की उपलब्धि की को मापना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 डैश के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषता है। ये भी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है नवंबर में। ऑप्शन नंबर 1 यह पर्याप्त विस्तार है, पूर्ण तथ्यात्मक निवेदन है। नंबर 2 यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि फीडबैक उपलब्ध नहीं करता। नंबर 3 यह घटनाओं का सही वर्णन है। नंबर 4 यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है। क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 27 सीखने डैश आकलन और अनुदेशन के बीच डैश के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर 1 का अंतर, नंबर 2 का भिन्नता, नंबर 3 के लिए संबंधों, नंबर 4 के लिए अंतर। क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, के लिए अंतर। क्वेश्चन नंबर 28 डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। डैश के अतिरिक्त मतलब इतने ऑप्शन में से एक चीज़ ऐसा है जो बढ़ावा नहीं देता, बाकी सब बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 विद्यार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना। नंबर 2 आकलन के अवसर देने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। नंबर 3 पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना। नंबर 4 जितनी संभावना हो विद्यार्थियों का लगातार परीक्षण लेना। क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन नंबर 2 जो है इसके अलावा सब होना चाहिए। अवसर लेने हेतु विद्यार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, ये गलत है, बाकी इसके अलावा सब सही है। क्वेश्चन नंबर 29 जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डैश के समान है, किसके समान है? ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं हर साल और वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, समझने में गलतियां हो जाती हैं। तो देखते हैं ऑप्शन सीखने का आकलन, जैसे वो क्षेत्र भ्रमण के लिए था, वो भी क्वेश्चन ऐसे ही रहता है कि आंसर हमें निकालना कठिन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के लिए रूप में आकलन, आकलन और सीखना। तो क्या सही है? ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। 2 सीखने के लिए आकलन, का नहीं के लिए, क्योंकि वो सीखने के लिए, उसको जानना है हमारा खाना अच्छा बना है कि नहीं, इसलिए वो चखता है। क्वेश्चन नंबर 30 ब्लूम की टैक्सोनॉमी डैश की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। यह भी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, जुलाई में। नंबर 1 उपलब्धि लक्ष्य, नंबर 2 पाठचर्या संबंधी घोषणाओं, नंबर 3 पठन कौशल, नंबर 4 संज्ञानात्मक उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, उपलब्धि लक्ष्यों। क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्शोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन है? ऑप्शन नंबर 1 इवैल्यूएशन के क्षेत्र की प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर 1 ये भी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 पद्म आंकड़ों की उपलब्धि प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना। नंबर 2 वस्तुओं के श्रेणीकरण हेतु एक नमूना पद्धति का निर्माण करना। नंबर 3 आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट
का निर्माण करना। नंबर 4, एक साधारण की समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 32, सीखने के लिए आकलन सीटेट, ये 2014 में आया है। सीखने के लिए आकलन क्या है? प्रेरणा को बढ़ावा देता है। नंबर 2, अलग करने और रैंक देने के प्रयोग के लिए किया जाता है। नंबर 4, ग्रेड को पूरी करते तरह से महत्व देने पर बल देता है। नंबर 4, विशिष्ट होता है और अपने आप में कोई की गई आकलन गतिविधि है। क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। कौन सा? 3, ग्रेड को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 33, विद्यालय आधारित आकलन, ये भी 14 में आया हुआ क्वेश्चन है। नंबर 1, परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित। नंबर 2, क्या आकलित किया जाएगा, इस पर विद्यार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है। नंबर 3, रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। नंबर 4, परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है क्योंकि उसमें निरंतर परीक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करती है या करेगी? ये भी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। जब विद्यार्थी को बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है। नंबर 2, जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थियों के योग्यता के बीच सकारात्मक सहसंबंध पर बल दिया जाता है। नंबर 3, जब संकलनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैयक्तिक समाधानों के आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। नंबर 4, जब कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक और स्थान सफलता का एकमात्र निर्धारक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 35, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में संरचनात्मक कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों को भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा? ये भी 16 में आया हुआ क्वेश्चन, 15 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1, एक विस्तृत दिशा निर्देश बनाना कि किस प्रकार से विद्यार्थियों की उपलब्धि तथा कक्षा में प्रतिभा को अंकों के साथ सहसंबंध किया जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का। ऑप्शन नंबर 2, शिक्षण अधिगम में आकलन की भूमिका को नकारना। ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थी अपने आकलन के एकमात्र निर्धारक होंगे। नंबर 4, विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 36, केवल कागज पेंसिल चाचों द्वारा आकलन, ये भी 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1, समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। नंबर 2, निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। नंबर 3, सकल आकलन को बढ़ावा देता है। नंबर 4, आकलन को सीमित कर देता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 36 ऑप्शन नंबर 4, आकलन को सीमित कर देता है, क्योंकि बस पेपर पेंसिल पे हम हर तरह के ये ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन
को उजागर करता है। ये भी 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे। शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करता है। नंबर 2, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। नंबर 3, शिक्षक पाठ्यपुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है। नंबर 4, शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है। तुलना तो हमें करना ही नहीं है। तुलना शब्द ये क्या है? निगेटिव वर्ड है। जहाँ मिल जाए, जहाँ वर्गीकरण करने मिल जाए, जहाँ मतलब दो बुद्धिमान बच्चों को और निम्न स्तर के बच्चों को अलग करने को मिल जाए, वो भी तुरंत हमें काट देना है। केवल मिल जाए, वो भी हमें काट देना है। ये कुछ निगेटिव वर्ड्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट है। शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक क्षमता समझ का भी आकलन करता है। क्वेश्चन नंबर 38, आकलन के बारे में निम्नलिखित में कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ये भी 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। नंबर ए, आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सकें। नंबर 2, आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थी का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। नंबर 3 सी, आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसमें भय और चिंता का संचार न हो। डी तो सीधा ही राइट है। डी राइट है। तो आगे देखेंगे कौन कौन सा राइट है। ए बी राइट है, या ए बी सी, या बी डी, या ए सी? कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 4 राइट है। कौन सा? 4 राइट है। ये आ जा रहा है इसलिए नहीं लगा पा रही हूँ। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। ए और सी, ए और सी, ए और सी दोनों राइट है, ये मान के चलो। ए में है, आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। ऑप्शन नंबर सी, आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं बल्कि बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। दोनों सही हैं। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर उपस्थित होंगे। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।